दोस्तों, अक्सर हम सिनेमा को सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, यानी बस थोड़ी देर का टाइम पास हो जाएगा और फिर हम अपनी लाइफ में वापस लौट आएंगे। लेकिन आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपकी रियलिटी को सिनेमा के अंदर धकेल देगी। हम सभी लोग कभी न कभी किसी न किसी चीज के लिए डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होते हैं और यही वजह है कि हम इस मूवी के साथ खुद को रिलेट भी कर पाएंगे और मैं इसको थोड़ा डिटेल्ड में एक्सप्लेन करूंगा। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8.7 और मूवी का नाम है पेरियेरुम पेरुमल। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त तमिल मूवी। तो मूवी की शुरुआत होती है सन 2005 से, जहां हम पेरियेरुम पेरुमल नाम के लड़के को देखते हैं। पेरुमल और उसके गांव के साथी अपने अपने पालतू कुत्तों के साथ एक बहुत ही छोटे से तालाब पर आए हुए होते हैं। इस बीच पेरुमल भी अपने कुत्ते करूपी को आवाज देता है, जो एक आवाज में भागकर उसके पास आ जाता है। पेरुमल अब उसे नहलाता है, जिसके बाद सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी पेरुमल की नजर सामने वाले गांव से आ रहे लोगों पर पड़ती है। अब असल में पेरुमल और उसके गांव वाले लो कास्ट के लोग होते हैं, जिस वजह से सामने वाले गांव के लोग उनसे चिढ़े रहते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं किसी भी तरह के कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं करता। ये मूवी है और इसमें जो दिखाया जा रहा है मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर, सामने वाले गांव वालों को देखकर पेरुमल और उसके साथी वहाँ से जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो लोग उस तालाब के पास आकर उल्टा सीधा बोलेंगे और इस बीच में सभी की लड़ाई हो जाएगी। जबकि पेरुमल को कल कॉलेज आना था और इसीलिए वो किसी भी झगड़े में पड़ना नहीं चाहता था। खैर, अब इन लोगों के जाने के बाद दूसरे गांव वाले आते हैं और उस तालाब में टॉयलेट करने लगते हैं। तभी एक लड़का कहता है कि हमारे टॉयलेट करने से इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब दूसरी तरफ पेरुमल से उसका एक साथी कहता है कि करूपी कहाँ है। पेरुमल सोचता है कि वो यहीं कहीं होगा, इसलिए वो उसको आवाज देता है। लेकिन तभी वो सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि किसी ने करूपी को रेल की पटरी से बांध दिया है और सामने से ट्रेन तेज रफ्तार में आ रही है। पेरुमल बिना सोचे समझे उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है और उसको बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वो वक्त रहते करूपी तक नहीं पहुंच पाता और ट्रेन उसको कुचलकर चली जाती है। ये देखकर पेरुमल अपने होश खो बैठता है। करूपी को उसने बचपन से पाला था, वो उसके परिवार का ही सदस्य था। ये चीज आप में से कुछ लोगों को अजीब लग रही होगी, लेकिन जिनके पास अपने पेट एनिमल्स होंगे वो इससे खुद को रिलेट कर पा रहे होंगे। खैर, अब पूरा गांव और पेरुमल रिचुअल्स के साथ करूपी का अंतिम संस्कार करते हैं और इस बीच हमें पेरुमल और करूपी का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखाया जाता है। खैर, अब अगले दिन पेरुमल अपनी माँ के साथ शहर के लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए पहुँचता है। उसके टोटल मार्क्स को देखकर प्रिंसिपल बहुत खुश होता है और उसे एडमिशन दे देता है। जाते जाते वो उससे पूछता है कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। पेरुमल कहता है कि सर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इस बात पर प्रिंसिपल थोड़ा हंसता है और उसे कहता है कि बेटा ये तो लॉ कॉलेज है, फिर तुम डॉक्टर कैसे बनोगे। तो पेरुमल कहता है कि सर, मैं असल में डॉक्टर BR अम्बेडकर की तरह बनना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बोला डॉक्टर। ये सुनकर प्रिंसिपल अपने प्यून से कहता है कि इस लड़के के फॉर्म के पीछे लिख दो कि ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बनना चाहता है। अब सीन यहाँ से इस मूवी के एक और दमदार कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है, जिसका नाम है ताता। ताता एक बस का वेट कर रहा होता है कि तभी वो बस आती है और वो उसके पीछे भागने लगता है। इस बीच उस बस के दरवाजे पर खड़ा लड़का ताता की मदद करते हुए उसे बस में चढ़ा लेता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ताता धीरे धीरे अपने हाथ उस लड़के के हाथ के पास लाता है और एकदम से उसके हाथ को झटककर उसे चलती बस से नीचे गिरा देता है और उस लड़के की मौत हो जाती है। अब बस रुकती है और ताता नाटक करने लगता है कि ये क्या हो गया, अभी इस बच्चे ने मेरी मदद की थी और अब ये खुद ही चल बसा, पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है। खैर, अब ताता वहाँ से चला जाता है और दूसरे दिन अखबार में छपता है कि एक लड़का बस से फिसलकर नीचे गिरकर मर गया। अब यहाँ से सीन पेरुमल पर जाता है, जिसकी पहले दिन ही कॉलेज में रैगिंग होना शुरू हो जाती है। इसी के साथ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है ज्योति लक्ष्मी और वो पेरुमल की ही क्लासमेट होती है। अब पहले दिन क्लास में सभी का इंट्रोडक्शन होता है, जहाँ पेरुमल अपना पूरा नाम कुछ इस तरह बताता है, यानी पेरियेरुम पेरुमल BA-BL, और उसके नाम को सुनते ही पूरी क्लास हंसने लगती है। अब अगली टीचर आने के बाद वो सभी को हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स पढ़ाने लगती है, लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, पेरुमल को इंग्लिश की ई भी नहीं आती, इसलिए वो अपने पास बैठे स्टूडेंट आनंद से पूछता है कि यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या तुमको आ रहा है। आनंद कहता है कि अगर समझ में आ रहा होता तो मैं अपने नाखून नहीं खा रहा होता, इसलिए चुपचाप बैठकर तुम भी अपने नाखून खाओ। पेरुमल कहता है कि क्या बोल रहे हो, यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या नाखून खाने।
तभी वो खड़े होकर कहता है कि मैडम, आप जो पढ़ा रही हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, इसलिए क्या आप तमिल में लेक्चर दे सकती हैं? ये सुनकर वो टीचर भड़क जाती है। वो कहती है कि ये कोई LKG क्लास है जो मैं तुमको तमिल में पढ़ाऊं। अब तुम लोग कॉलेज में हो, इंग्लिश के बिना यहाँ काम नहीं चलता। तभी पेरुमल कहता है कि ऐसा नहीं है मैडम, सिर्फ मुझे ही नहीं, यहाँ बैठे किसी बच्चे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तभी वो टीचर सभी से पूछती है कि जिन स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया वो अपना हाथ खड़ा कर दे। तो कोई भी स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा नहीं करता। इसके बाद वो पूछती है कि जिसकी समझ में आया वो अपना हाथ खड़ा करे। तो पूरी क्लास के साथ साथ आनंद भी अपना हाथ खड़ा कर देता है, जैसे उसको भी समझ में आ रहा हो। तभी वो टीचर कहती है कि देखा तुमने, तुम्हारे बराबर वालों को सब समझ में आ रहा है और तुमको नहीं, इसमें तुम्हारी गलती है, इंग्लिश की नहीं। इसलिए चुपचाप बैठ जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुनो। खैर, अब लेक्चर खत्म होने के बाद पेरुमल सोचता है कि वो ये बात क्लास से जाने वाले सबसे लास्ट बंदे से अकेले में पूछेगा। अब लास्ट में ज्योति रह जाती है, इसलिए वो उससे पूछता है कि आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन क्या आपको मैडम की सारी बातें समझ में आ रही थी? ज्योति कहती है कि मुझे तो सब समझ में आया, लेकिन तुम्हारी दिक्कत इंग्लिश की है, इसलिए तुम इन्हीं केसेस को तमिल लैंग्वेज में पढ़ लो, वो बुक्स बाजार में मिल जाएंगी। ये सुनकर पेरुमल बहुत खुश होता है कि अरे तमिल में मिल जाएंगी, फिर तो मैं सब पढ़ लूंगा। जाते जाते वो ज्योति से उसका नाम पूछता है, तो वो अपना पूरा नाम बताती है, ज्योति महालक्ष्मी। पेरुमल कहता है कि अरे आपके 2 नाम हैं। इस पर ज्योति हंसते हुए कहती है कि नहीं, मेरे 3 नाम हैं। घर पर मुझे जो कहकर बुलाते हैं। अब अगले दिन फिर से क्लास में एक टीचर इंग्लिश में लेक्चर दे रहा होता है। तभी पेरुमल और आनंद को रोज की तरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, इसलिए वो फिर से अपने नाखून चबाते हुए बातें करने लगते हैं। पर उनकी बातें वो टीचर सुन लेता है और पेरुमल से कहता है कि तुम बिना रुके मुझे ऐसे शुरू होने वाले 10 कोई भी नाम बताओ। पेरुमल अब नाम गिनता है, आनंद, अरुणाचल, अमन, आकाश वगैरह वगैरह। ये सुनकर अब पूरी क्लास फिर से हंसने लगती है और टीचर उसे क्लास से बाहर भेज देते हैं। इसके बाद टीचर आनंद से कहते हैं कि तुम C से शुरू होने वाले 10 कोई भी नाम बताओ। तो आनंद पूछता है कि सर, कैपिटल C या स्मॉल C? ये सुनकर अब क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और टीचर उसको भी बाहर भेज देता है। बाहर आकर पेरुमल आनंद से पूछता है कि यार, मैंने तो सब सही नाम बताए जो A से शुरू होते थे, तो फिर मुझे क्यों निकाला? आनंद कहता है कि शायद सर ने स्मॉल A से शुरू होने वाले नाम पूछे होंगे, जबकि तुमने कैपिटल A के नाम बताए। जैसे तुमने मेरा नाम बताया था आनंद, और मेरा नाम तो कैपिटल A से शुरू होता है ना। अब दोनों की ये गहन अध्ययन की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी टीचर बाहर आकर दोनों से कहता है कि पेरुमल, तुम्हें कल 100 नाम ऐसे लिखकर लाना है जो A से शुरू होते हैं, और आनंद, तुमको कल 100 नाम ऐसे लिखकर लाने हैं जो C से शुरू होते हैं। अब सभी स्टूडेंट्स के जाने के बाद दोनों वापस क्लास में आते हैं, जहां पेरुमल ज्योति से पूछता है कि मैंने तो सभी नाम सही सही बताए थे, फिर सर ने मुझे क्यों निकाला? ज्योति हंसते हुए कहती है कि अरे, आपने ऐसे शुरू होने वाले नाम बताए थे, जबकि आपको ऐसे शुरू होने वाली चीजों के नाम बताने थे, जैसे ऐसे एप्पल, एरोप्लेन, एंगर। ये सुनकर पेरुमल समझ जाता है कि उसने कहाँ गलती की। अब वो ज्योति से कहता है कि आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे सर ने 100 नाम लिखने के लिए दिए हैं। ज्योति प्रॉमिस करती है कि वो उसके इस होमवर्क में मदद करेगी और साथ में आनंद की भी। अब कॉलेज से निकलने के बाद सीनियर्स ज्योति की रैगिंग करने लगते हैं, जिससे गुस्सा होकर ज्योति अपने बैंगल्स तोड़ने लगती है और इसमें उसका हाथ जख्मी हो जाता है। ये सब उसका चाचा का लड़का शंकर भी देख रहा होता है, जो उसे समझाता है कि आगे से ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे बताना, मैं इन सीनियर से बात कर लूंगा। दूर खड़े खड़े पेरुमल और आनंद भी ये सोच रहे होते हैं कि अब ज्योति का पता नहीं उनका होमवर्क करने में मदद करेगी भी या नहीं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है ताता की तरफ, जिसको गांव का एक लड़का बुलाने आता है। वो उससे कहता है कि मेरी बहन ने एक नीच जात के लड़के से प्यार किया, इसलिए जब वो घर आई तो झगड़े में मैंने उसको तेज थप्पड़ मारा, जिससे वो नीचे गिरकर पत्थर से टकराकर मर गई। अब पूरा परिवार शॉक में है, क्योंकि कोई भी उसको मारना नहीं चाहता था, पर अगर पुलिस को ये खबर लग गई तो हम सभी लोग जेल में चले जाएंगे, इसलिए अब उसकी लाश को सिर्फ तुम ही ठिकाने लगा सकते हो। ये सुनकर ताता उसके घर पहुंचता है और सभी को ये कहकर घर से बाहर भेज देता है कि वो सब संभाल लेगा। इसके बाद वो पास पड़ी रस्सी को लेकर उस लड़की के गले में बांधने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की होश में आ जाती है और ताता समझ जाता है कि वो अभी मरी नहीं है, पर वो इस बारे में किसी को नहीं बताता और उस लड़की को गला घोंटकर मार डालता है। इसके बाद वो उसके गले में रस्सी बांधता है
और उसे लटका देता है जैसे उसने खुद को ही मारा हो। अब वो घर को अंदर से बंद करता है और छत के रास्ते नीचे कूद जाता है। बाहर आकर वो फैमिली वालों से कहता है कि अब तुम जोर जोर से चिल्लाओ कि तुम्हारी बेटी ने घर अंदर से बंद कर लिया है और खुद को मारने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर पूरी फैमिली यही करती है और देखते ही देखते पड़ोसी आकर उनके घर का दरवाजा तोड़ देते हैं, जहाँ उस लड़की को देखकर सभी को लगता है कि उसी ने खुद को मारा होगा। दूसरे दिन सुबह अखबार में छपता है कि एक लड़की ने खुद को खत्म कर लिया है। उसी दिन हम कॉलेज में देखते हैं कि ज्योति पेरूमल और आनंद का होमवर्क करके लाई है और टीचर ने वो एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसके बाद टीचर सभी से कहता है कि देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम छोटी क्लास में होते तो मैं सामने बोर्ड पर नोट्स लिख देता, लेकिन अब तुम बड़ी क्लास में हो, इसलिए मैं नोट्स को डिक्टेट करूंगा और तुम उसको अपनी नोटबुक्स में लिख लेना। अब सभी स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं, लेकिन पेरूमल देखता है कि आनंद अपनी नोटबुक में 0-0 बनाए जा रहा है। पेरूमल पूछता है कि ये सब क्या कर रहे हो? आनंद कहता है कि ये टीचर इंग्लिश में बोल रहा है, ना तुम्हें समझ में आ रही है और ना मुझे, इसलिए लिखने का नाटक कर रहा हूँ ताकि टीचर को लगे कि मैं कुछ तो लिख रहा हूँ। ये सुनकर अब पेरूमल भी ऐसा ही करने लगता है, लेकिन तभी वो टीचर उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि तुम लोग बात कर रहे हो या फिर नोट्स लिख रहे हो। इस तरह वो पेरूमल की नोट्स को लेकर ज्योति के पास जाता है और उससे उस नोट्स को पढ़ने के लिए कहता है। ज्योति पढ़ती है 000। ये देखकर पूरी क्लास हंसने लगती है, लेकिन ज्योति को इस बात का बुरा लगता है क्योंकि वो जानती है कि पेरूमल को इंग्लिश नहीं आती। तभी वो टीचर पेरूमल से कहता है कि जिस तरह तुमने 0 बनाए हैं वैसे ही तुम्हारी लाइफ भी एक दिन 0 हो जाएगी। वैसे भी तुम्हें पता नहीं कैसे एडमिशन मिल गया। ये सुनकर पेरूमल को गुस्सा आ जाता है और वो सभी स्टूडेंट्स की नोट्स को लेकर टीचर के सामने पटक देता है। वो कहता है कि सर ये देखिए, किसी ने कुछ नहीं लिखा। पर वो टीचर उन नोट्स को बिना देखे पेरूमल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद टीचर एक एक करके सभी नोटबुक्स को चेक करता है और उसे पता चलता है कि सच में किसी भी स्टूडेंट ने ठीक से नोट्स नहीं बनाए होते, बस सभी अपनी पेन्स घिसे जा रहे थे। ये देखकर अब वो टीचर और गुस्सा होने लगता है और वहाँ से मुंह बनाकर चला जाता है। अब क्लास के बाहर आकर ज्योति देखती है कि पेरूमल बाहर अकेला बैठा हुआ है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछती है कि अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती तो तुमने अभी शुरुआत एग्जाम कैसे पास किए? तो यहाँ पेरूमल उसके सामने एक राज उजागर करता है। वो पूछता है कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आए थे? जिस पर ज्योति कहती है कि 460। पेरूमल कहता है कि मेरे 490 आए थे, लेकिन मैं फिर भी फेल था क्योंकि मेरे इंग्लिश में नंबर्स बहुत ही कम थे। 2 बार फेल होने पर मैं तीसरी बार एग्जाम देने गया तो मैंने ये बात अपनी एक टीचर को बताई, जो ये देखकर हैरान थी कि हमेशा मेरे टोटल मार्क्स इतने आते हैं पर मैं फेल क्यों हो रहा हूँ। इस तरह उन्होंने मेरे इंग्लिश के एग्जाम्स में हमेशा मदद की ताकि मैं पास हो सकूं। अगर वो नहीं होती तो आज मैं इस कॉलेज में नहीं होता। ज्योति ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि फिर तुम लॉयर क्यों बनना चाहते हो? इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो पेरूमल बताता है कि मैं और मेरे दोस्त अपने अपने पालतू डॉग्स के साथ जंगल में जाया करते थे। एक बार हमें पुलिस ने शक के बिना पर जंगल से गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त मेरे गांव के मुखिया वहां आए और उन्होंने बोला कि बिना किसी सबूत के आप पूछताछ तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को गिरफ्तार करके इतनी देर बिठा नहीं सकते। ये सुनकर उस पुलिस वाले ने उनको बहुत मारा और हमारे साथ शाम तक बिठाए रखा। बाद में जब पता चला कि असली मुजरिम कोई और है तो पुलिस ने हमें बिना सॉरी बोले छोड़ दिया। उस दिन मेरे मुखिया चाचा ने मुझे बताया कि बेटा, पढ़ लिख कर तुम वकील बनना, ताकि आगे से जब भी पुलिस वाले ऐसा किसी के साथ करें तो तुम कानून का पाठ उन्हें पढ़ा सको। ये सुनकर ज्योति डिसाइड करती है कि वो पेरूमल को इंग्लिश सिखाएगी ताकि वो एक अच्छा लॉयर बन सके। अब ऐसे ही काफी महीने बीत जाते हैं और पेरूमल और ज्योति एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इस बीच सीन शिफ्ट होता है ताता पर, जो एक दिन नहाने के लिए पास वाले तालाब में जाता है। वहाँ पर 4 लड़के पहले से ही नहा रहे होते हैं, इसलिए ताता धीरे धीरे नहाते हुए पानी के बीच में चला जाता है और डूबने का नाटक करने लगता है। वो लड़के देखकर घबरा जाते हैं। तभी एक लड़का फौरन ताता की मदद करने के लिए वहाँ आता है। पानी के बीच में जाकर वो ताता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ताता तो नाटक कर रहा था। वो उल्टा उस लड़के को डुबा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो बाकी 3 लड़कों के सामने यही ड्रामा करता है कि ये लड़का मुझे बचाने आया और अपनी जान दे बैठा। भगवान, ये तूने क्या किया? दूसरे दिन हम अखबार में न्यूज देखते हैं कि एक लड़का नहाते वक्त पानी में डूबकर मर गया। यहाँ से कहानी ज्योति की फैमिली पर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि उसकी बड़ी बहन की शादी फिक्स हो चुकी है
इसलिए ज्योति के पिता उससे कहते हैं तुम्हें भी तो अपने फ्रेंड्स को शादी में बुलाना चाहिए। ज्योति कहती है कि पापा मेरा एक फ्रेंड है पेरूमल, मैं बस उसी को इनवाइट करूंगी, बाकी मेरी किसी से कोई फ्रेंडशिप नहीं है। ये पेरूमल नाम सुनकर उसके पिता का चेहरा थोड़ा ठंडा पड़ जाता है। अब दूसरे दिन ज्योति पेरूमल को अपनी सिस्टर की शादी का कार्ड देकर इनवाइट करती है और कहती है कि तुम शादी में जरूर आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। अब शादी वाले दिन पेरूमल आनंद को कॉल करता है शादी में साथ चलने के लिए, लेकिन आनंद ये कहकर मना कर देता है कि उसने मुझे नहीं तुम्हें बुलाया है, इसलिए तुम्हें ही जाना चाहिए। इसलिए पेरूमल अकेले ही जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहाँ शादी में शाम को ज्योति उसका वेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पिता आकर कहते हैं कि बेटा तुम्हारी दीदी का नेकलेस घर पर ही रह गया है, इसलिए जाओ और उसको ले आओ। ज्योति कहती है कि पापा मैं पेरूमल का वेट कर रही हूँ, उसको रिसीव करने वाला कोई नहीं है। तभी उसके पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, मैं हूँ ना, मैं उसको रिसीव कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो, बस जल्दी जाकर जल्दी लौट आना। अब मजबूरन ज्योति घर के लिए निकल जाती है और उधर शादी में पेरूमल पहुँच जाता है। उसको देखकर ज्योति का पिता उसके पास आता है और उसका इंट्रोडक्शन लेता है। पेरूमल कहता है कि सर मैं ज्योति का क्लासमेट हूँ पेरूमल। अब ज्योति का फादर उससे कहता है अरे हाँ पेरूमल, तुम्हारे बारे में ज्योति ने मुझे बताया था। ऐसे ही बातें करते करते वो पेरूमल का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे के अंदर ले जाता है। पेरूमल पूछता है कि सर आप यहाँ मुझे क्यों लाए हैं? तो वो कहता है कि इतने अनजान मत बनो, मेरी बेटी ने सबको छोड़कर सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया, तुम्हारा नाम मुझे हमारी बिरादरी का नहीं लगता, तुम कौन से गांव से हो और तुम्हारे पिता क्या करते हैं? इस पर पेरूमल कहता है कि सर मेरा गांव उस तरफ है और मेरे पिता एक बैलगाड़ी चलाते हैं। इतना बोलते ही अचानक उस कमरे में कुछ लोग आकर पेरूमल को मारने लगते हैं, जबकि ज्योति का पिता सभी को रोकने की कोशिश करता है। अब एक एक करके वो सभी लोगों को वहाँ से बाहर भेज देता है, लेकिन जाते जाते एक बंदा पेरूमल के ऊपर टॉयलेट करके जाता है। उसके जाने के बाद ज्योति का फादर पेरूमल के पास आता है। वो कहता है कि देखा तुमने, मेरी बिरादरी में तुमने प्यार करने की जरूरत भी कैसे की? अभी तो मैंने तुमको बचा लिया, लेकिन अगर मेरे दूसरे परिवार के लोगों को ये सब पता चला कि मेरी बेटी एक नीच बिरादरी के लड़के के साथ प्यार कर बैठी है, तो वो अगली बार तुमको नहीं छोड़ेंगे। मेरी बेटी तो छोटी है, उसने तुमको इनवाइट किया और तुम मुंह उठाकर चले आए। आगे से इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करना और अब मेरी बेटी से नहीं मिलना। मैं ये दरवाजा बंद करके जा रहा हूँ, शादी के बाद तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। इतना कहकर ज्योति का पिता वहाँ से चला जाता है। अब शादी के बाद ज्योति सोचती है कि आखिर पेरूमल आया क्यों नहीं, जबकि मैंने उसको पर्सनली इनवाइट भी किया था। वहीं दूसरी तरफ पेरूमल ज्योति के सामने भी नहीं जाता, क्योंकि उस दिन की घटना के बाद वो खुद की नजरों में भी गिर जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया जब वो आदमी उसके ऊपर टॉयलेट कर रहा था। अब कुछ दिनों तक ये लुका छिपी का खेल चलता है और एक दिन ज्योति उसके पास जाकर पूछ ही लेती है कि आखिर तुम बात क्यों नहीं कर रहे हैं और शादी में क्यों नहीं आए? मैं तुमको अपने परिवार से मिलवाना चाहती थी, सभी से तुम्हारी बात करना चाहती थी, और तुम्हारे सर पर ये चोट कैसी लगी? अब परिवार शब्द सुनते ही पेरूमल के दिमाग में उस शाम की यादें घूमने लगती हैं, लेकिन वो ये सब भूलकर ज्योति से कहता है कि उस दिन कबड्डी के मैच में मुझे चोट लग गई, इसलिए मैं नहीं आ पाया। ज्योति कहती है कि अच्छा, तुम्हारे लिए मेरे इनविटेशन से ज्यादा जरूरी था वो कबड्डी का मैच। अब आगे से मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम खुद आकर मुझसे बात नहीं करते। ऐसा कहते हुए जब ज्योति वहाँ से जाने लगती है तो पेरूमल को उस क्लास में सिर्फ एक बेंच महसूस होती है और ज्योति के जाते ही उसे बाहर से करूपी के आने का एहसास होता है, जिसे देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। अब पेरूमल अगले दिन गुस्से में आनंद के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है। वो आनंद को भी सच नहीं बताता, जबकि आनंद उससे कहता है कि तुमको वहाँ जाना चाहिए था। इस बीच एक ड्रंक मैन पेरूमल को देसी शराब ऑफर करता है और गुस्से में पेरूमल उसे पी जाता है। अब नशा ज्यादा होने पर पेरूमल आनंद से कहता है कि मुझे बस में चढ़ा दो, मैं अपने गांव जाऊंगा। लेकिन आनंद को नहीं पता था कि उसने देसी शराब पी ली है। उसे लगता है कि थोड़ी देर में ये शराब उतर जाएगी, इसलिए वो पहले उसे क्लास अटेंड करवाने ले जाता है। लेकिन क्लास के वक्त आनंद समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है और क्लास टीचर भी पेरूमल को नशे की हालत में पकड़ लेती है और प्रिंसिपल से उसकी शिकायत कर देती है। प्रिंसिपल उसका नशा उतरने के बाद उसे अपने पास बुलाकर उससे कहता है कि कल कॉलेज में जब आओ तो अपने पिता को साथ लेकर आना। अब पेरूमल अपने असली पिता को कॉलेज नहीं लाना चाहता था, लेकिन आनंद उसे ताता के पास लेकर जाता है, जिसके बाद ताता एक और आदमी को बुलाता है और उसको कहता है कि तुम्हें इस लड़के के पिता का रोल निभाना होगा, बदले में तुमको शराब और कुछ पैसे मिलेंगे। इसके बाद दूसरे दिन आनंद और पेरूमल उस आदमी को अपने कॉलेज लाते हैं और रास्ते में उसे सारी पट्टी पढ़ा देते हैं। कॉलेज में प्रिंसिपल उस फेक फादर से कहता है कि आपको पता है आपका बेटा कल शराब पीकर क्लासरूम में आया था, बताइए इसके साथ क्या किया जाए। अब वो आदमी ठीक वैसा ही करता है जैसे एक ईमानदार पिता को करना चाहिए। वो फौरन पेरूमल को 2-4 थप्पड़ लगाकर मारने लगता है।
और जब प्रिंसिपल उसको ऐसा करने से मना करता है तो वो कहता है कि सर, मैंने इसको पढ़ने के लिए यहाँ भेजा था, लेकिन अगर ये इन सब कामों को कर रहा है तो आप इसे निकाल दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, या आप इसे पुलिस में भेज दीजिए, मैं भूल जाऊंगा कि मेरा कोई बेटा भी था। ये देखकर प्रिंसिपल उसको थोड़ा शांत करके बाहर भेजता है और अकेले में पेरूमल से कहता है कि देखो, तुम्हारे पिता कितने अच्छे हैं और उन्हीं की वजह से मैं तुमको एक और मौका दे रहा हूँ। आगे से ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हारे पिता का सर नीचा हो। कॉलेज के बाहर आने के बाद अब पेरूमल और आनंद उस आदमी को शराब लाकर देते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि पेरूमल बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। जब मैं कॉलेज से बाहर आ रहा था तो मुझे ज्योति नाम की लड़की मिली थी। वो कह रही थी कि सर, आपके बेटे की कोई गलती नहीं है, वो एक अच्छा लड़का है, इसलिए उसको मत डांटिए। उसकी बातों से लग रहा था कि वो तुमको बहुत चाहती है। ये सुनकर अब पेरूमल फिर से इमोशनल होकर उस शाम को याद करने लगता है और शराब पीना शुरू कर देता है। खैर, अब अगले दिन सीनियर्स और जूनियर्स की कंबाइन लेक्चर होते हैं और पेरूमल गलती से ज्योति के कजिन शंकर की सीट पर बैठ जाता है। शंकर ये देखकर उसे उठने के लिए कहता है, लेकिन पेरूमल कहता है कि तुम कहीं और जाकर बैठ जाओ। ये सुनकर शंकर धीरे से कहता है कि उस दिन तुम्हारे साथ शादी में क्या हुआ मुझे सब पता है। क्या मैं वो सब इस क्लास में सभी को बता दूं कि किस तरह एक आदमी ने तुम्हारे मुंह पर टॉयलेट किया। ये सुनते ही पेरूमल का दिमाग ठनक जाता है और वो शंकर से लड़ने लगता है। धीरे धीरे लड़ाई काफी बढ़ जाती है, जिसे देखकर ज्योति एक कोने में बैठकर रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर पेरूमल को हो क्या गया है। इसके बाद जब पेरूमल वापस घर आ रहा होता है तो बस से उतरते ही 4 लोग उसको उठाकर मारने पीटने लगते हैं, लेकिन वो जैसे तैसे बचकर अपनी गांव की सीमा में आ जाता है, जहां वो आदमी अंदर कदम नहीं रखते। इसके बाद जब अगले दिन पेरूमल बस में आता है तो उसे एक सीट पर ताता मिलता है। वो उसे पहचान लेता है क्योंकि उसने ही फेक फादर को कॉलेज में भेजने का इंतजाम किया था। अब ताता भी उसे पहचान लेता है और उसे अपने पास बैठने के लिए सीट दे देता है। बातों ही बातों में ताता को पता चलता है कि पेरूमल एक नीच बिरादरी का आदमी है, इसलिए वो फौरन अपनी सीट से उठकर उससे दूर जाने लगता है। इस जगह ये बात साफ हो जाती है कि ताता एक ऊंची बिरादरी से है, जिसे नीच बिरादरी के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। खैर, अब कॉलेज जाकर पेरूमल शंकर की डेस्क से उसका नाम मिटाकर अपना नाम लिख देता है। इसके बाद जब वो कॉलेज कैंपस में घूम रहा होता है तो कुछ लड़के आकर उसे एक लेडीज टॉयलेट के अंदर धक्का दे देते हैं और उसका दरवाजा बंद कर देते हैं। पेरूमल को देखकर अंदर सभी लड़कियां चिल्लाने लगती हैं और पेरूमल भी चिल्ला चिल्लाकर गेट खोलने की बात कहता रहता है। गेट ना खुलने पर पेरूमल अपनी नजरों को नीचे ही रखता है और किसी भी लड़की को देखता तक नहीं। तभी वो गेट खुलता है और बाहर प्रिंसिपल खड़ा होता है। अब पेरूमल वहाँ से क्लास में जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका नाम डेस्क से किसी ने मिटा दिया है। अब हद ही हो जाती है। गुस्से में वो उस डेस्क को उठाकर फेंकने लगता है और तभी वहाँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ प्रिंसिपल भी पहुँच जाता है, जिसको देखकर पेरूमल वहाँ से बाहर चला जाता है। बाहर आनंद उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। अब प्रिंसिपल फिर से तुम्हारे फादर को बुलाने की बात कर रहा है, बताओ अब कहाँ से लाओगे अपने फादर को। ये सुनकर पेरूमल कहता है कि अब बहुत झेल लिया, मैं अब अपने असली पिता को ही कॉलेज लेकर आऊंगा। और दोस्तों, यहाँ हमें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो अभी तक मूवी में हमसे छुपी हुई थी। अब हम पेरूमल के असली पिता को देखते हैं, जो असल में कोई बैलगाड़ी नहीं चलाते, बल्कि वो बहुत ही दुबले पतले और पतली आवाज वाले आदमी हैं। इसी वजह से वो मेलों में जनाना रूप रखकर यानी एक औरत की तरह बनकर डांस करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। अब यही वजह थी कि पेरूमल ने आज तक किसी को अपने पिता के बारे में सच नहीं बताया था, क्योंकि उसे अपने पिता का ये काम अजीब लगता था और वो सोचता था कि सभी उसकी हंसी उड़ाएंगे। लेकिन आज वो अपने पिता से बात करता है और कहता है कि बाबा, आपको मेरे कॉलेज आना होगा, प्रिंसिपल साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, मैं कॉलेज आकर क्या करूंगा, मैं तो बात भी ठीक से नहीं कर पाता, मेरी वजह से लोग तुम पर हंसेंगे, इसलिए तुम अपनी माँ को लेकर जाओ। लेकिन पेरूमल कहता है कि नहीं बाबा, कल आपको मेरे साथ चलना ही होगा। इस तरह वो दूसरे दिन अपने पिता को लेकर कॉलेज पहुंचता है। दोस्तों, ये पूरा सीन इतना इमोशनल है कि आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। खैर, अब पेरूमल के पिता प्रिंसिपल के सामने आते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। प्रिंसिपल उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि पहले तो कोई और आया था, आप कौन हैं? इस पर पेरूमल के पिता कहते हैं कि सर, मैं अपने बेटे को समझ सकता हूँ, असल में मैं मेले में औरत बनकर नाचने का काम करता हूँ, बचपन से मेरी आवाज ऐसी ही है और लोग भी मुझे चिढ़ाते हैं। यही वजह होगी कि मेरे बेटे ने मेरी जगह किसी और से आपको मिलवाया होगा, लेकिन उसका पिता मैं ही हूँ।
ये सुनकर प्रिंसिपल पहले थोड़ा चुप हो जाता है और फिर उनसे बाहर वेट करने के लिए कहता है। इसके बाद वो पेरूमल को अंदर बुलाकर कहता है कि बेटा, कभी भी अपने परिवार के बारे में सोचकर शर्म मत करना और ना किसी को बताने में हिचकिचाना। मुझे देखो, मेरे पिता इसी कॉलेज में चपरासी थे, लेकिन मैं आज इसका प्रिंसिपल हूँ, इसलिए शिक्षा सबसे अहम है। लोग क्या सोचते हैं ये सोचकर हम आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते। मैं जानता हूँ कि तुम खुद उस टॉयलेट में नहीं गए, बल्कि तुमको किसी ने धक्का दिया था। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुमको धक्का किसने दिया। इसलिए मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी इन लोगों के सामने हार मत मानना और कभी भी आगे बढ़कर पीछे हटने के बारे में मत सोचना। बाकी हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब पेरूमल ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और एक मैडम प्रिंसिपल से कहती है कि अरे सर, आपने ये क्या कह दिया। अब अगर पेरूमल उन लड़कों से लड़ने लगा तो प्रिंसिपल कहता है कि लड़ने दो। वैसे भी अगर वो अंदर घुट-घुट कर खुद को ही मार लेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग ही ना, क्योंकि हमें पता है कि वो असल में कैसा है। अब इसी दौरान पेरूमल के पिता बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी शंकर और उसके दोस्त उसको छेड़ने लगते हैं। शंकर अपनी हद पार करते हुए पेरूमल के पिता की धोती को खींचने लगता है, जिस वजह से वो उसके गाल पर थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर अब शंकर और उसके दोस्त सभी उसको मारने लगते हैं और उनकी धोती छीन लेते हैं। तभी आनंद की नजर उन पर पड़ती है और वो ये बात पेरूमल को बताता है। बेचारे उसके पिता शर्मिंदा होकर बीच सड़क पर भागने लगते हैं और उनके पीछे शंकर धोती को लहराते हुए भागने लगता है और उन लोगों के पीछे पीछे पेरूमल भी अपने पिता को बचाने के लिए भागता है। अब आगे जाकर शंकर उसके पिता को धक्का मारकर गिरा देता है और वहाँ से भाग जाता है। पेरूमल अपने पिता की लाचारी पर बहुत मायूस होता है। अंदर ही अंदर अब उसका खून खौलने लगता है, लेकिन पहले वो होश में रहते हुए अपने पिता को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इस तरफ ज्योति के पिता को शंकर के कांड के बारे में पता चलता है तो वो उसे डांटते हैं कि किसी के पिता के साथ ऐसा करना गलत है। गलती उस लड़के की थी तो उसको सबक सिखा तो दिया था, फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। इस पर शंकर खुद को बचाने के लिए झूठ बोल देता है। वो कहता है कि आपको लगता है वो लड़का सुधर गया, लेकिन ज्योति और पेरूमल रोज एक दूसरे से मिलते हैं। बाद में मत कहिएगा जब वो आपको समाज में नजर उठाने लायक नहीं छोड़ेगी। ये सुनकर ज्योति के पिता हैरान हो जाते हैं और फिर शंकर को पास बैठाकर पूछते हैं कि आखिर तुम ही बताओ कि अब उस लड़के का क्या हल है। शंकर कहता है कि हमें उस लड़के को मारना होगा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं होते। किसी की जान लेना उनके उसूलों के खिलाफ था। पर यहाँ शंकर का फादर अपने बड़े भाई को मना लेता है। वो कहता है कि हमें ये करना होगा, वरना ये लोग हमारी बहन बेटियों के साथ यही सब करेंगे। इसलिए आखिरकार अब तीनों ताता के पास जाते हैं और उसे पेरूमल का फोटो दिखाकर उसे मारने के लिए कहते हैं। ताता कहता है कि इस लड़के को तो मैं जानता हूँ, ये भले ही नीच जात का है लेकिन अच्छा लड़का है, इससे बात करके मैटर खत्म कर देते हैं, इसको मारना जरूरी नहीं है। लेकिन तभी शंकर कहता है कि काका, ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा, ये हम ऊंची जाति वालों से नफरत करता है और इसने ज्योति के पिता की बेइज्जती भी की है। ये सुनकर ताता का दिमाग फिर जाता है, क्योंकि अब तक हमें समझ में आ जाता है कि ताता एक किस्म का साइको किलर है। अगर उसे किसी को मारने की धुन है तो वो उसे कैसे भी करके मारेगा और अब उसे शंकर पेरूमल को मारने की धुन चढ़ा देता है। उधर पेरूमल अस्पताल में अपने पिता को देखकर बहुत रोता है और फिर चाकू निकालकर वहाँ से जाने वाला होता ही है कि तभी उसकी माँ उसे रोक लेती है। वो उससे वो चाकू छीन लेती है और समझाती है कि तुम्हारे एक कदम से हम सभी लोगों का सपना चूर चूर हो जाएगा। तुम्हारे पिता ने क्या इसी दिन को देखने के लिए जिंदगी भर ये काम किया है? उन्होंने ये सब किया ताकि तुमको पढ़ा सके और तुम वकील बन सको। अगर तुम उनको मारोगे तो तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। और वैसे भी तुम्हारे पिता के लिए ये नया नहीं है, उन्हें रोज समाज का सामना करना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। जब तुम छोटे थे तो कुछ लोग तुम्हारे पिता को मेले से उठाकर दुष्कर्म करने ले गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये एक आदमी है तो इनको छोड़ दिया। अब सोचो कि तुम्हारा दर्द क्या तुम्हारे पिता के दर्द से ज्यादा बढ़कर है? इसलिए ये चाकू छोड़ो और वही फैसला लो जो हम सभी के लिए सही है। पेरूमल कहता है कि माँ, तब मैं छोटा था, लेकिन आज मैं अपने पिता को ऐसे नहीं देख सकता। पर मैं ये भी जानता हूँ कि मारना इस चीज का हल नहीं है, इसलिए मैं पढ़ूंगा और फिर सबको एक एक करके जवाब दूंगा। तभी इतने में आनंद आकर पेरूमल को बताता है कि ज्योति ने मुझे बताया तुम सेमेस्टर में पास हो गए हो और वो तुम्हारा बाहर वेट कर रही है। ये सुनकर पेरूमल बाहर जाता है, जहाँ ज्योति पुरानी बातों को ना करते हुए बस इतना कहती है कि सब कुछ पहले जैसा कर दो, पहले जैसी बात करो, खुश रहो, लेकिन लड़ना झगड़ना छोड़ दो। ये सुनकर अब पेरूमल भी ऐसा ही करने का प्रॉमिस करता है और ठीक उसी वक्त हम ताता को उसके पीछे देख पाते हैं, जो इस बात को कंफर्म करता है कि ज्योति और पेरूमल अब भी मिलते हैं। अब ज्योति के जाने के बाद जब पेरूमल वहाँ से जाने लगता है तो ताता उसके पास आकर कहता है कि बेटा, मेरे पैर में चोट लगी है, हालांकि मेरे पास साइकिल है, लेकिन मैं ऐसे ही इसको चला नहीं सकता।
क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? ये सुनकर पेरुमल हंसते हुए साइकिल उठाकर ताता को उस पर बिठाता है और उसके घर की तरफ निकल लेता है। अब आगे जाकर जब ब्रिज आता है तो ताता फौरन साइकिल से उतरकर पेरुमल को धक्का दे देता है। पेरुमल ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है। इसी बात का फायदा उठाकर अब ताता उसे एक रेलवे ट्रैक पर ले जाता है और उसके पास थोड़ी बियर और शराब रख देता है ताकि सभी को लगे कि उसने पीकर खुद को मार लिया है। इसके बाद ताता झाड़ियों में छुप जाता है और फिर आता है मूवी का सबसे बेहतरीन सीन। स्लो मोशन में करूपी की आत्मा रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए आती है और बेहोश पड़े पेरुमल को चाटने लगती है। अपने करूपी का एहसास पेरुमल में जान फूंक देता है और वो धीरे धीरे होश में आने लगता है। जैसे ही वो होश में आता है तब तक करूपी की आत्मा पूरी तरह से धूमिल हो जाती है, लेकिन ट्रेन के आने से पहले वो खुद को उस ट्रैक से हटा लेता है। ये देखकर अब ताता हैरान हो जाता है और एक बड़ा सा पत्थर लेकर पेरुमल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस मुठभेड़ में पेरुमल उस पर भारी पड़ता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। इतने में वहाँ शंकर और उसके आदमी आ जाते हैं, लेकिन पेरुमल उनको भी मार मार कर अधमरा कर देता है। इस बीच पेरुमल की नजर ज्योति के फादर पर पड़ती है जो उसको मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मार नहीं पाते। अब घायल पेरुमल चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद ताता को होश आता है तो वो खुद को ट्रैक पर बिठाकर ट्रेन के सामने आ जाता है, क्योंकि ये उसकी पहली हार थी और वो साइको होने की वजह से इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। अब दूसरे दिन न्यूज़पेपर में खबर आती है कि एक बूढ़े आदमी ने ट्रेन के सामने आकर खुद को खत्म कर लिया। फिर कुछ हफ्तों बाद हम ज्योति और उसके पिता को पेरुमल के साथ देखते हैं। ज्योति उन दोनों के लिए चाय लेने जाती है तो इतने में ज्योति के पिता पेरुमल से पूछते हैं कि बेटा, मैंने तुम पर इतने जुल्म किए, तुमने इतना सब सहा, पर तुमने ये सब ज्योति से क्यों नहीं कहा? पेरुमल कहता है कि सर, जब भी मैं ज्योति के साथ होता था तो वो मुझे आपके बारे में बताती रहती थी। वो आपसे बहुत प्यार करती है और वो आपके जैसा ही हस्बैंड चाहती थी जो उसको सच्चा प्यार करे। अगर मैं आपके बारे में उसे सब कुछ बता देता तो उसका आप पर से भरोसा उठ जाता, जो शायद फिर कभी वापस नहीं आ पाता, और मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मेरे पिता जो भी हैं, लेकिन वो मेरे लिए पिता हैं। वैसे ही आप भी ज्योति के पिता हैं, ये भी मुझे स्वीकार है और हमेशा रहेगा। आपकी अच्छाई मुझे उस दिन पता चल गई थी जब मौका होने के बाद भी आपने मुझे नहीं मारा। इतने में ज्योति दोनों के लिए कांच के कप में चाय ले आती है और इसी के साथ दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं, जो इस बात का सिंबल है कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हम सभी को भगवान ने एक बनाकर भेजा है और यही हमारी हकीकत है। इसी के साथ मूवी का होता है दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।